अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछा हो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ A इज टू B, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज पहले मेंशन्ड है उसे हम ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय जो भी चीज बाद में मेंशन्ड है उसे हम नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे। सेम वे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो फाइंड द रेशियो बिटवीन A एंड B, उस केस में भी आपको सेम चीज ही करनी है। जो भी चीज पहले मेंशन्ड है उसे हम ऊपर न्यूमरेटर में रख देंगे, डिवाइडेड बाय जो भी चीज बाद में मेंशन्ड है उसे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ये क्वेश्चन सीसैट 2016 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है द टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ टू पर्सन्स आर द सेम। तो पहले मैं आपको इमोल्यूमेंट्स का मतलब बता दूं। इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है सैलरी, और हमें पता है कि सैलरी में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेसिक पे और दूसरा होता है अलाउंसेस। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों पर्सन्स के इमोल्यूमेंट सेम होंगे, यानी कि दोनों पर्सन्स की सैलरी सेम होगी, तो पहले हम दोनों पर्सन्स की सैलरी की इक्वेशन लिख देंगे। फर्स्ट पर्सन का टोटल इमोल्यूमेंट और टोटल सैलरी विल बी इक्वल्स टू BP1 प्लस A1। सेम वे हम कह सकते हैं सेकेंड पर्सन का टोटल इमोल्यूमेंट और टोटल सैलरी विल बी इक्वल्स टू BP2 प्लस A2। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों पर्सन्स के इमोल्यूमेंट यानी कि सैलरी सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं TS1 इक्वल्स टू TS2। अब क्वेश्चन में दिया है वन गेट्स अलाउंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे। तो हम बाकी इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे, और A1 जो कि फर्स्ट पर्सन का अलाउंस है उसे हम लिख सकते हैं 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू फर्स्ट पर्सन की बेसिक पे, जो कि अगेन हमें पता है BP1 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी BP1 प्लस 0.65 BP1 which will be equals to 1.65 BP1। फिर क्वेश्चन में गिवन है the other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay। तो यानी कि हम इस इक्वेशन में अब A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और हमें पता है A2 80% है अपनी बेसिक पे के, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बेसिक पे ऑफ सेकेंड पर्सन है BP2। तो हम इसे लिख सकते हैं BP2 प्लस 0.80 BP2 which will be equals to 1.80 BP2। अब हम इस इक्वेशन में TS1 एंड TS2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें TS1 की वैल्यू इस इक्वेशन से पता है एंड वो है 1.65 BP1। तो यानी कि हम TS1 को 1.65 BP1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वल्स टू TS2 की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से पता है एंड वो है 1.80 BP2, यानी कि TS2 को हम 1.80 BP2 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लैटर इज। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, फॉर्मर मतलब जो भी पहले मेंशन्ड है, और लैटर मीन्स जो भी बाद में मेंशन्ड है, यानी कि जो भी बेसिक पे पहले मेंशन्ड है डिवाइडेड बाय जो भी बेसिक पे बाद में मेंशन्ड है। तो हमें पता है पहले जो बेसिक पे मेंशन्ड है वो पर्सन 1 की बेसिक पे मेंशन्ड है, तो हम BP1 डिवाइडेड बाय BP2 फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.80 डिवाइडेड बाय 1.65। अब हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स के बाद दो ही डिजिट्स हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय 165। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो छोटे नंबर से पहले डिवाइड कर सकते हैं, पर जैसा कि हम ऑलरेडी देख सकते हैं 180 एंड 165 दोनों ही 15 से डिविजिबल हैं, तो मैं डायरेक्टली इन्हें 15 से डिवाइड कर रही हूँ। 15 12 180, 15 11 165, तो हमारी वैल्यू आ गई 12/11। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अब मैं आपको मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। लेट्स से ए के पास देने के लिए 80 रुपीज है एंड बी के पास देने के लिए 60 रुपीज है। दोनों ही कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं और उनकी डोनेशंस का सम है 100 रुपीज।
हमें फाइंड करना है मैक्सिमम रुपीज ए कैन गिव। इसका मतलब है हमें ए के कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना है और क्वेश्चन में हमें कोई और कंडीशन नहीं गिवन है। तो अगर आप देखें ए के पास टोटल 80 रुपीज है एंड ए एंड बी के कंट्रीब्यूशन का सम 100 है, यानी कि ए के पास जो टोटल मनी है वो इस सम से छोटा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए के पास जितना भी मनी है वो सब कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कैन गिव विल बी इक्वल्स टू ₹80। अगर ए के पास 80 के बजाय 120 रुपीज होते और बाकी वैल्यूज एज इट इज रहती, तो अगर आप ऑब्जर्व करें अब जो ए के पास मनी है वो अमाउंट ए और बी दोनों के डोनेशन के सम से ज्यादा है। तो इस केस में हम कहेंगे देन मैक्सिमम रुपीज ए कैन गिव विल बी इक्वल्स टू, ये जो ए एंड बी के टोटल डोनेशन का सम है उसके इक्वल्स टू। काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि जैसा हमने पहले केस में किया था वैसा हमने इस केस में क्यों नहीं किया है। हम क्यों ये नहीं बोल सकते हैं कि ए के पास जितनी अमाउंट है वो सारी की सारी डोनेट कर सकता है, यानी कि 120। ए का कंट्रीब्यूशन 120 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर टोटल सम ही 100 है तो ए 100 से ज्यादा कैसे दे सकता है। तो अगर आप इक्वेशन के टर्म्स में देखना चाहें तो अगर आप रखेंगे 120 प्लस बी इक्वल्स टू 100, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -20, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप सिंपल लॉजिक से देख सकते हैं या आप इक्वेशन के टर्म्स में भी देख सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट विद कंडीशन समझाऊंगी, यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं गिवन थी, बट अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन हो तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। हमने सेम केस लिया है, ए के पास डोनेट करने के लिए 80 रुपीज है, बी के पास डोनेट करने के लिए 60 रुपीज है और उन दोनों की डोनेशन का सम है 100 रुपीज और हमें मैक्सिमम रुपीज फाइंड करने हैं जो ए कैन गिव एज डोनेशन। तो लेट्स से अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी है बी गिव्स एटलीस्ट 30 रुपीज, यानी कि अब हमें इस कंडीशन की टेक केयर करनी है ए की वैल्यू मैक्सिमाइज करते हुए, क्योंकि ए एंड बी दोनों के कंट्रीब्यूशन का सम एक फिक्स्ड वैल्यू है 100। तो अगर बी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ए का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, वो मैक्सिमम नहीं रहेगा। इसलिए हम बी का वैल्यू जितना कम हो सके उतना ही लेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि बी का वैल्यू एटलीस्ट 30 है, यानी कि कम से कम बी का वैल्यू 30 है, तो हमें बी का वैल्यू 30 लेना ही पड़ेगा। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी a प्लस बी की जगह हम 30 रख देंगे इक्वल्स टू 100। तो मैक्सिमम अमाउंट दैट ए कैन गिव विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ए के पास टोटल 80 रुपीज थे और गिवन कंडीशन की वजह से वो मैक्सिमम 70 रुपीज ही डोनेट कर सकता है। अब मैं आपको मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे भी मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ। ए के पास डोनेट करने के लिए 80 रुपीज है, बी के पास डोनेट करने के लिए 60 रुपीज है एंड ए एंड बी दोनों के डोनेशन का सम 100 रुपीज है। अगर क्वेश्चन में फाइंड मिनिमम रुपीज ए कैन गिव पूछा है, इसका मतलब ये है कि आपको ए का कंट्रीब्यूशन मिनिमाइज करना है। तो काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्योंकि कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है हम बोल सकते हैं कि ए 0 कंट्रीब्यूट करेगा, पर ऐसा नहीं है और ये मैं आपको इक्वेशन की हेल्प से बताऊंगी। अगर हम ये मान के चलें कि ए ने 0 कंट्रीब्यूट किया है तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 0 प्लस बी इक्वल्स टू 100। इसका मतलब है बी ने 100 रुपीज डोनेट किए हैं, पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो बी के पास सिर्फ 60 रुपीज है। अगर बी के पास सिर्फ 60 रुपीज है तो बी 100 रुपीज डोनेट नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देख चुके हैं कि ए का मिनिमम कंट्रीब्यूशन 0 नहीं हो सकता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ए का मिनिमम कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे। हमें ये गिवन है कि ए का कंट्रीब्यूशन प्लस बी का कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 100। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि ए ने 80 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, इसका मतलब बी ने 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए होंगे। अगर मैं कहूं कि ए ने
70 कंट्रीब्यूट किए हैं तो बी ने 30 कंट्रीब्यूट किए होंगे। अगर ए 60 कंट्रीब्यूट करेगा तो बी 40 कंट्रीब्यूट करेगा। ए अगर 50 कंट्रीब्यूट करता है तो बी का कंट्रीब्यूशन 50 होगा। अगर ए 40 कंट्रीब्यूट करता है तो बी का कंट्रीब्यूशन 60 होगा। अगर आप इन वैल्यूज पे ध्यान दें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे ए की वैल्यू कम हो रही है बी की वैल्यू बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं अगर आपको किन्हीं दो चीजों का सम पता हो और आपको उनमें से एक को मिनिमाइज करना हो तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरी चीज को मैक्सिमाइज करने का सोचना चाहिए। तो अब हम इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू मैं यहां से हटा रही हूं। हमें ये फाइंड करना है कि ए मिनिमम कितना डोनेट कर सकता है। तो इसके लिए हम ये फाइंड करेंगे कि बी मैक्सिमम कितना डोनेट कर सकता है। हमें पता है बी के पास 60 रुपीज है और हमें ये भी पता है कि ए एंड बी की डोनेशन का सम 100 है, यानी कि बी के पास जो अमाउंट है वो दोनों के कंट्रीब्यूशन के सम से छोटी है। तो यानी कि बी पूरा का पूरा 60 डोनेट कर सकता है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a plus 60 equals to 100. तो मिनिमम वैल्यू that a can give will be equals to 100 minus 60 equals to 40. तो आपको ये याद रखना है अगर आपको दो चीजों का सम दिया हो और उनमें से आपको किसी एक चीज को मिनिमाइज करना है तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी चीज को मैक्सिमाइज करेंगे। और मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी है तो वो भी आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सीसैट 2013 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल्स, यानी कि किसी पोस्ट के लिए टोटल 120 लोगों ने अप्लाई किया है। हम ये कह सकते हैं कि जितने लोगों ने भी अप्लाई किया होगा या तो वो मेल्स होंगे या वो फीमेल्स होंगी। तो हम कह सकते हैं टोटल एप्लीकेशंस विल बी इक्वल्स टू मेल एप्लीकेंट्स प्लस फीमेल एप्लीकेंट्स, और ये नंबर हमें पता है 120 है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि मेल एप्लीकेंट्स का नंबर 70 है। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो फीमेल एप्लीकेंट्स का नंबर आ जाएगा 120 माइनस 70 इक्वल्स टू 50। फिर क्वेश्चन में गिवन है 80 हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, यानी कि 120 जो एप्लीकेशंस आई हैं उनमें 80 ऐसे लोगों ने अप्लाई किया है जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है। यानी कि हम कह सकते हैं एप्लीकेंट्स विद डीएल, मैं यहाँ ड्राइवर्स लाइसेंस को डीएल बोल रही हूँ, इक्वल्स टू 80। तो हमें ये भी पता है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं विद डीएल या तो वो मेल एप्लीकेंट्स विद डीएल होंगे या वो फीमेल एप्लीकेंट्स विद डीएल होंगे। तो यानी कि एप्लीकेंट्स विद डीएल को हम रिप्लेस कर सकते हैं मेल एप्लीकेंट्स विद डीएल प्लस फीमेल एप्लीकेंट्स विद डीएल। मेल एप्लीकेंट्स विद डीएल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एमडीएल से, प्लस फीमेल एप्लीकेंट्स विद डीएल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एफडीएल से, इक्वल्स टू 80। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर्स लाइसेंस, यानी कि हमें फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स विद डीएल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स विद डीएल। पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स विद डीएल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स 70 है और मेल एप्लीकेंट्स विद डीएल प्लस फीमेल एप्लीकेंट्स विद डीएल इक्वल्स टू 80। नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स इस टोटल सम से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेल एप्लीकेंट्स हैं उन सबके पास ही ड्राइविंग लाइसेंस था। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमडीएल हो जाएगी 70। अब हम मिनिमम वैल्यू ऑफ एमडीएल फाइंड करेंगे। हमें पता है कि एमडीएल प्लस एफडीएल इक्वल्स टू 80। तो अगर हमें एमडीएल को मिनिमाइज करना है तो हमें एफडीएल को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो अब हम एफडीएल को मैक्सिमाइज करेंगे। नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स हमें पता है 50 है और हमें यह भी पता है
कि MDL प्लस FDL इक्वल्स टू 80, क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स इस सम से छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारी फीमेल्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, यानी कि FDL की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 50। अब ये हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी MDL प्लस FDL को हम 50 से रिप्लेस कर देंगे इक्वल्स टू 80। So MDL will be equals to 80 minus 50 equals to 30, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ MDL आ जाएगी 30। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन में रख देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ MDL हमें पता है 30 है, तो यहाँ न्यूमरेटर में ऊपर हम 30 रख देंगे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ MDL 70 है, यानी कि डिनोमिनेटर में नीचे हम 70 रख देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/7, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब मैं आपको कॉइन्स के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स से आपके पास 2 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं और इस नंबर को मैं N1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमें पता है हर कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज होगी, तो टोटल अमाउंट फ्रॉम 2 रुपीज कॉइन्स कैलकुलेट करने के लिए आपको 10 into 2 करना पड़ेगा। अगर मैं नंबर्स को ना यूज करके वेरिएबल यूज करूं, तो मैं कह सकती हूँ इसकी वैल्यू होगी N1 into V1। सेम वे अगर आपके पास 5 रुपीज के 15 कॉइन्स हैं, आपको पता है कि हर कॉइन की वैल्यू ₹5 होगी, तो आप टोटल अमाउंट फ्रॉम 5 रुपीज कॉइन्स कैलकुलेट कर सकते हैं 15 into 5, यानी कि अगर मैं वेरिएबल के टर्म्स में देखूं तो मैं बोल सकती हूँ N2 into V2। सेम वे अगर आपके पास 10 रुपीज के 20 कॉइन्स हैं, आपको पता है कि हर एक कॉइन की वैल्यू 10 रुपीज होगी, so total amount from 10 rupees coins will be equals to 20 into 10। और अगर अगेन मैं आपको वेरिएबल के टर्म्स में बोलूं तो N3 into V। तो क्वेश्चन में वो डिफरेंट डिनोमिनेशन के कॉइन दे सकते हैं। डिनोमिनेशन मीन्स वैल्यू 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो कॉइन्स का नंबर भी वेरी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि जितने भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं उन सबके नंबर्स का आपको सम करना है। टोटल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू N1 into V1 प्लस N2 into V2 प्लस N3 into V3। तो यानी कि आपको जितने भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं उन सबकी वैल्यू को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो हर का नंबर ऑफ कॉइन इंटू वैल्यू ऑफ वन कॉइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उन सबको ऐड कर रहे हैं। टोटल अमाउंट और टोटल वैल्यू दोनों सेम ही चीज होती हैं। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन CSAT 2011 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है अ पर्सन हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with her if the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively। फर्स्ट चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि इसमें रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चन मेंशन्ड है उसी ऑर्डर में हमें आंसर देने हैं, यानी कि हर आंसर ऑप्शन में जो पहला नंबर गिवन है वो ₹1 के कॉइन्स का नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो ₹2 के कॉइन्स का नंबर है। हम एज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स है N1, 1 रुपी कॉइन की वैल्यू V1 से हम डिनोट करेंगे और हमें पता है ये वैल्यू होगी 1। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स हम एज्यूम करेंगे N2 एंड वैल्यू ऑफ ईच 2 रुपीज कॉइन हम डिनोट करेंगे V2 से और इसका वैल्यू होगा 2। अब क्योंकि हमें पता है कि टोटल अमाउंट 75 है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था आप ये लिख सकते हैं N1 into V1 प्लस N2 into V2 इक्वल्स टू 75। अब इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे। N1 into V1 की वैल्यू हम 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे प्लस N2 into V2 की वैल्यू हम 2 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे इक्वल्स टू 75। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी N1 प्लस 2N2 इक्वल्स टू 75। हमें ये भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है,
तो हम कह सकते हैं n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 50। तो अब आप लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ साइन चेंज कर देंगे। अब n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2n2 माइनस n2 हो जाएगा n2 इक्वल्स टू 25। सिंस ये n2 की वैल्यू है, इसका मतलब नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स 25 है। तो अगर हम आंसर ऑप्शंस में सेकंड वैल्यू चेक करें तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ये वैल्यू 25 है। तो हम डायरेक्टली डी को आंसर मार्क कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन होता या फिर एक और ऑप्शन में n2 की वैल्यू 25 होती, तब आपको n1 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको n1 की वैल्यू निकालना बताऊंगी। n2 इक्वल्स टू 25 को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी n1 प्लस n2 की जगह हम रखेंगे 25 इक्वल्स टू 50। तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 25। तो अगर आप ऑप्शन डी देखें उसमें n1 की वैल्यू 25 ही गिवन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आप हमारे चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना करें।